इसके साथ इसको बाइंडिंग करने के लिए हर जगह हर आर्टिकल में यह लिखा है कि पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा, नीति बनाना पड़ेगा, इस तरह की कानून और नीति बनाना पड़ेगा। और यदि पार्लियामेंट ये कानून और नीति नहीं बनाता है और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो फिर सरकार को जो है भरपाई करके देना पड़ेगा, रिपेरेशन देना पड़ेगा। पार्लियामेंट यदि कानून नहीं बनाता, सरकार यदि बिल नहीं लाती और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ और कोई ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अप्लाई किया, सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई किया, तो सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी ऑर्डर देगी और सरकार को वो भरपाई कर देना पड़ेगा। ये एक प्रोविजन उसमें किया। और एमपीज को छोड़ के जितने अधिकारी इसमें वायलेशन में पाए जाएंगे उनके सैलरी से ये रिकवर किया जा सकता है, उनको रिमूव किया जा सकता है। ये एक प्रोविजन इसमें लाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो एक ऐसी संस्था है जो बड़ी सम्मानित संस्था है, हम सब सम्मान करते हैं उसका, लेकिन ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कभी भी जजेस का मत एक नहीं होता, कभी एक नहीं होता। कभी 3 कुछ और बोलते, 2 और बोलते, 5 जजेस की बेंच कुछ और बोलती, 7 जजेस की बेंच और कुछ बोलती, 13 जजेस की बेंच और कुछ बोलती है। और आप रिव्यू पिटीशन करते रहो, नया नया इंटरप्रिटेशन में चले जाते रहो और उसका लॉ बनता नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन होता नहीं। तो इसलिए मैंने सोर्स ऑफ लॉ आर्टिकल 13 में और इंटरप्रिटेशन कैसा किया जाए इसके सिद्धांत इस अमेंडमेंट बिल में दिए हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो, उसको संविधान का, कानून का इंटरप्रिटेशन ये मानव अधिकारों को ध्यान में रख के ही करना है। वो इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इसका प्रोविजन मैंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया। और सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस देश में दिल्ली के अलावा बनाई जाए, इंक्लूडिंग नागपुर, क्योंकि हम नागपुर में बैठे हुए हैं, ताकि देश के लोगों को अपने मानव अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए दिल्ली ना जाना पड़े, दिल्ली देश के लोगों के पास आए। ये प्रोविजन जो है मैंने उसमें लाया। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस, पर्टिकुलरली 6 बेंचेस नागपुर के अलावा जहाँ श्रीनगर में है, फिर आपके बेंगलोर में है, असम के इधर में है, ऐसा मैंने उसमें सजेस्ट किया है। मैं समझता हूँ ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मैंने ये प्रोविजन लाया है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये पावर होगा कि केवल वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ही नहीं, पब्लिक अथॉरिटीज को ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर और कल्चरल इंस्टीट्यूशन और नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर यानी कौन? आरएसएस इज अ नॉन स्टेट एक्टर। इस तरह की जो अलकायदा नॉन स्टेट एक्टर, आईएसएस नॉन स्टेट एक्टर, इस तरह की जो नॉन स्टेट एक्टर्स है वो नॉन स्टेट एक्टर्स को भी प्रोब कर सके ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए, और अप्रोप्रिएट रेमेडीज का पावर उसमें दिया है। ये मैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के लिए ह्यूमन राइट्स के अंदर में लाया है। और भारत के संविधान की 7वीं जो अनुसूची है, 7th शेड्यूल जो है, उसमें यूनियन लिस्ट में एंट्री 12 में यूनाइटेड नेशंस के साथ ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल लॉ को इनकॉर्पोरेट किया है, और उसके साथ कॉन्करेंट लिस्ट में ह्यूमन राइट्स की एंट्री को लाया है, इंडिजिनियस राइट्स की एंट्री को लाया है, ताकि पार्लियामेंट के साथ साथ असेंबली को भी ह्यूमन राइट्स पे लॉ बनाने का राइट हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जब हमने प्रैक्टिकली काम किया तो स्टेट्स बोलती कि हमारा राइट ही नहीं है, पार्लियामेंट जब तक कानून नहीं बनाएगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, तो ये राइट पार्लियामेंट और असेंबली दोनों को दिया है कि ये लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं। और ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि अगर स्टेट लॉ कॉन्ट्रावेंशन में हो पार्लियामेंट के लॉ के, तो वो नल एंड वॉइड होता है, यूनियन लॉ प्रिवेल करता है, वो तो ऑलरेडी सेटल्ड पोजीशन है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में इसकी एंट्री लाई है। तो मैं समझता हूं कि ये मेन फीचर्स है ह्यूमन राइट्स के बिल के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो प्रोविजंस है। और भारत के इतिहास में आज तक भारत के संविधान में ह्यूमन राइट्स को सिस्टमैटिकली लाने के लिए किसी नेता ने, किसी पार्टी ने कोशिश नहीं की। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कोशिश है जो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया ने की है। और मैं भारत के लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि यह अधिकार विजय मान करके नहीं है, यह अधिकार केवल इस हॉल में बैठे हुए लोगों के नहीं है, यह अधिकार केवल SC/ST के ही नहीं है, OBC माइनॉरिटीज के ही नहीं है, यह अधिकार भारत के 130 करोड़ लोगों के हैं। और इसलिए भारत के
130 करोड़ लोगों से मैं ये विनती करता हूं कि उन्होंने अंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के इस बिल को सपोर्ट करना चाहिए और 2019 के चुनाव में कम से कम जो है वो 50 एमपी जिताकर भेजना चाहिए ताकि हम ये अमेंडमेंट कर सकें। लेकिन इसके साथ हमारे जो इलेक्टेड एमपी एमएलएज है, जो हमारे मिनिस्टर है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आज हमारे संविधान में, जैसा नितिन जी आपको कुछ इंडिकेशन दे रहे थे कि भाई अगर मैं ये कर लूँ, ये वायलेशन हो जाए, तो मैं मेरे गवर्नर के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता, मैं मेरे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता। यस, इट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि आप हमारे जितने पब्लिक सर्वेंट्स हैं, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और द गवर्नर और द प्रेसिडेंट, करप्शन के लिए तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत उनको आप केस फाइल कर सकते हो, उसके लिए भी प्रायर परमिशन की जरूरत होती है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए आप अपने एमपी को भी रिमूव नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते। तो मैंने एक प्रोविजन लाया है कि भारत का कोई भी नागरिक यदि उसके पास एविडेंस है और अगर वो प्रूव कर सकता है कि ये अमुक मंत्री ने या प्राइम मिनिस्टर ने भारत के संविधान का ये मेजर वायलेशन किया है, तो वो पार्लियामेंट को कंप्लेंट करेगा, पार्लियामेंट की एक कमेटी इसको स्टडी करेगी, रिपोर्ट देगी और पार्लियामेंट उसको कंसिडर करेगी, वोटिंग करेगी, और यदि पार्लियामेंट ने वोट कर दिया तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर को भी रिमूव कर पाएंगे। ये प्रोविजन जो है मैंने इसके अंदर में लाया। हम हमारे गवर्नर्स को रिमूव कर पाएंगे, एमपीज को रिमूव कर पाएंगे, और राष्ट्रपति को तो रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट है। और आगे मैं प्रोविजन लाने वाला हूं जजेस को लेके, वो एक अलग बिल है। नितिन है, इन लोगों के साथ बातचीत करूंगा कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को क्या कैसे लाया जाए, वो आगे का एक बिल है, आज इसमें नहीं है, पर वो भी हम आगे जो है वो लाएंगे। तो ये प्रोविजन है।